नमस्कार दोस्तों, टी.आर. वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत अगला पाठ लेकर आए हैं जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत जो कि यह टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी आदि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। इस लेक्चर को आप ध्यानपूर्वक से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत। तो इसका जो समय है दिल्ली सल्तनत का वह है 1206 से 1526 ईस्वी तक। और इसमें कुल मिलाकर 5 राजवंशों ने शासन किया है। तो पांचों का नाम देखते हैं। इसका एक ट्रिक है, गुड़ खाए तसला में। तो गु से हो जाए गुड़ में, गु से हो जाएगा गुलाम वंश, खा से हो जाएगा खिलजी वंश, ता से हो जाएगा तुगलक वंश और सा से हो जाएगा सैयद वंश और ला से हो जाएगा लोधी वंश। तो गुलाम वंश का जो समय है, पहला वंश है गुलाम वंश और इसका जो समय है 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का समय है। और दूसरा है खिलजी वंश और इसका समय है 1290 से 1320 ईस्वी तक। तीसरा है तुगलक वंश, इसका समय है 1320 से 1414 ईस्वी तक। चौथा है सैयद वंश, इसका समय है 1414 से 1451 ईस्वी तक। और लास्ट में पांचवा है लोधी वंश, इसका समय है 1451 से 1526 ईस्वी तक। तो इसमें सबसे कम जिस राजवंश ने शासन किया था उसका नाम है खिलजी वंश। तो ये सबसे कम इन्होंने 30 वर्ष तक शासन किया था। और जो सबसे अधिक वर्ष तक शासन किया था उसका नाम है तुगलक वंश। इन्होंने 94 वर्ष तक शासन किया था। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश का समय 1206 से 1290 ईस्वी तक है। और इसका अन्य नाम जो है आरंभिक तुर्क था, जिसे हबीबुल्लाह के अनुसार यानी हबीबुल्लाह कहते हैं कि ये आरंभिक तुर्क थे। और इनका एक नाम मिलता है ममलूक वंश और दूसरा दास वंश। यानी इसको इतने नामों से, 3 अन्य नामों से भी जाना जाता है। और इसके संस्थापक यानी गुलाम वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और जो वास्तविक संस्थापक था वह था इल्तुतमिश। अब कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ते हैं। तो इनका समय है 1206 से 1210 ईस्वी। और कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वह है लाहौर। और इनकी उपाधियाँ थी जैसे मलिक, सिपहसालार, लाख बख्श, पील बख्श, कुरान खां। तो इनकी ये उपाधियाँ थीं। लाख बख्श से यानी लाखों का दान देने वाला, पील बख्श यानी हाथियों को दान देने वाला, और कुरान खां यानी कुरान को अच्छे स्वर में पढ़ने के लिए इनको ये सब यानी कुरान खां की उपाधि दी गई थी। तो प्रारंभिक जीवन का देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक ऐबक नामक ये जो ऐबक है, ऐबक नामक जनजाति का था। ऐबक एक तुर्की शब्द है जिसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। यह बचपन में ही अपने परिवार से बिछड़ गया था, जिसे एक व्यापारी द्वारा निसापुर के बाजार में लाया गया, जहां फखरुद्दीन अजीज कुकी ने इसे खरीद लिया। और अंततः एक व्यापारी से इसे मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया। गोरी ने इसे आमिर ए आखूर यानी अस्सवाला का प्रधान पद दिया। इस पद पर रहते हुए
इसने गोर यानी बमियान तथा तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी का साथ दिया। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद गोरी ने इसे विजित प्रदेशों का स्वामी बना दिया। इस पद पर रहते ही उसने अजमेर व मेरठ के विद्रोह को दबाया। इसके बाद 1197 ईस्वी में ऐबक ने गुजरात की राजधानी को लूटा तथा यहाँ के शासक भीम द्वितीय को दंडित किया और 1206 ईस्वी में ऐबक ने बुंदेलखंड के परमड़ देव बर्मन को ऐबक ने पराजित कर दिया। गोरी की मृत्यु के बाद 25 जून 1206 ईस्वी को कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा, किंतु इसे मान्यता 2 वर्ष बाद गोर के वैधानिक शासक महमूद ने 1208 ईस्वी में प्रदान किया। जिस समय यह गद्दी पर बैठा उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, अतः उसने एल्दौज की पुत्री से अपना विवाह कर लिया। अपनी पुत्री से इल्तुतमिश का विवाह कर दिया तथा कुबाचा से अपनी बहन का विवाह कर दिया। तो बंगाल पर गोरी का एक दास बख्तियार खिलजी ने अधिकार कर लिया था, बाद में जिसकी हत्या अली मर्दान ने कर दी, अतः ऐबक ने अली मर्दान को मान्यता दे दी। स्थापत्य कला। तो ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाया, जो कि यह पहले एक संस्कृत महाविद्यालय था। यह प्रश्न पूछा जाता है कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा बना है यह पहले क्या था, तो यह एक संस्कृत विश्वविद्यालय या महाविद्यालय था। इसकी दीवारों पर हरिकेल नाटक का अंश मिलता है। दूसरा है, ऐबक ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया था। यह भारत में शुद्ध इस्लामिक पद्धति में बनी हुई पहली मस्जिद है। इसने दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार की नींव रखी थी। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया और फिरोज शाह तुगलक ने इसे 5 मंजिला बनवाया। ऐबक के दरबार में ताजुल मासिर के लेखक हसन निजामी तथा आदाब उस हर्ब के लेखक फक्र मुदब्बिर निवास करते थे। 1210 ईस्वी में चौगान, जो कि पोलो एक खेल होता है, उसी को खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की गिरकर मृत्यु हो गई। इसका मकबरा लाहौर में बनवाया गया है। अगले जो शासक हैं उनका नाम है आराम शाह और इनका शासनकाल है 1210 ईस्वी। तो ऐबक की मृत्यु के पश्चात आराम शाह गद्दी पर बैठा, जो कि एक अयोग्य शासक था, जिसको इल्तुतमिश ने जूद के मैदान में पराजित करके मार डाला और गद्दी पर अधिकार कर लिया। अगले जो शासक हैं इनका नाम है इल्तुतमिश और इनका शासनकाल है 1210 से 1236 ईस्वी तक। इनकी उपाधि है अमीर उल उमरा, सुल्तान ए आजम, ईश्वर की भूमिका का रक्षक, ईश्वर के सेवकों का सहायक। और इनका जो वंश था वह शमसी वंश था, जात इलवरी थी। इल्तुतमिश का शाब्दिक अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी। साम्राज्य का स्वामी। तो इल्तुतमिश को बचपन में ही उसके भाइयों ने ही एक व्यापारी के हाथों बेच दिया था। यानी जो इल्तुतमिश था उसके भाई ने उसको एक व्यापारी के हाथों बेच दिया। जलालुद्दीन मोहम्मद चुस्तकवा ने उसे एक व्यापारी द्वारा खरीद कर गजनी ले गया तथा गजनी से वापस दिल्ली लाया। वहाँ गोरी के कहने पर ऐबक ने उसे 1 लाख जीतल में खरीद लिया और सर-ए-जानदार यानी अंगरक्षकों का प्रधान पद दिया। सर-ए-जानदार का
अर्थ होता है अंगरक्षकों का प्रधान। 1205-6 ईस्वी में खोखरों के दमन में इसने गोरी की सहायता की थी, अतः गोरी ने इसे दासता से मुक्त कर दिया। 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा अल-मुंतसिर बिल्लाह ने इसे सुल्तान पद की स्वीकृति तथा खिलअत यानी एक खिलअत जो है एक सम्मान सूचक वस्त्र होता था। इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर अपने खलीफा का दूत प्रदर्शित किया तथा अब्बासी खलीफा अल-मुंतसिर बिल्लाह के नाम से युक्त सिक्के चलाए। इसी ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। सुल्तान बनने के पूर्व यह बदायूं का सूबेदार था, यानी वह इससे पहले कहाँ का सूबेदार था, तो बदायूं का यह सूबेदार था। इल्तुतमिश के 3 चरण, प्रथम चरण को पढ़ते हैं। पहला है इल्दौज से युद्ध। तो यह गजनी का शासक था। गजनी पर अधिकार कर लेने के पश्चात इसने दिल्ली पर अपना दावा पेश किया और दिल्ली की तरफ आगे बढ़ा। तराइन के तृतीय युद्ध 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसे पराजित कर दिया तथा बंदी बनाकर बदायूं लाया, जहां इसकी हत्या कर दी। अगला है खुबाचा का दमन। तो यह मुल्तान एवं सिंध का शासक था तथा वह भटिंडा और लाहौर पर भी अधिकार कर लिया। इसके इस विस्तार को रोकने के लिए इल्तुतमिश आगे बढ़ा तथा मंसूर के निकट इसे पराजित कर दिया, अतः कुबाचा सिंध नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। तृतीय चरण है मंगोल समस्या, जो कि 1221 ईस्वी में हुई थी। मंगोल नेता चंगेज खां, जिसको तैमूजिन भी कहा जाता है, ने पर्सिया के शासक ख्वारिज्म शाह के साम्राज्य को नष्ट कर दिया, अतः ख्वारिज्म शाह कैस्पियन सागर की तरफ भाग गया और उसका पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी भारत की तरफ आया। मंगबरनी ने अपने दूत अनायुल मुल्क को इल्तुतमिश के पास सहायता के लिए भेजा, किंतु इल्तुतमिश ने इसकी हत्या कर दी। इस प्रकार मंगबरनी की सहायता न करके इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को नष्ट होने से बचा लिया। तृतीय चरण विजय बंगाल विजय 1226 ईस्वी। तो इल्तुतमिश के समय यहाँ का शासक हिसामुद्दीन ख्वाज खिलजी था। इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन महमूद उसकी हत्या कर बंगाल पर अधिकार कर लिया। अगला है रणथंभौर विजय, जो कि 1226 ईस्वी में हुआ था। इल्तुतमिश ने रणथंभौर को विजित कर उसकी राजधानी मंदसौर पर आक्रमण किया। अगला है जालौर विजय 1228-29 ईस्वी में। इल्तुतमिश ने जालौर के शासक उदय सिंह को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। अगला है ग्वालियर एवं कालिंजर विजय 1231 ईस्वी। तो इल्तुतमिश ने ग्वालियर के शासक मंगलदेव तथा कालिंजर के शासक त्रैलोक वर्मा को पराजित किया। अगला है मालवा विजय 1234-35 ईस्वी में। इसने मालवा पर अधिकार करके उज्जैन के महाकाल मंदिर को नष्ट कर दिया। अगला है दोआब विजय। तो इसने बनारस, बदायूं, कन्नौज पर पुनः अधिकार कर लिया। इसी के समय अवध में पृथु का विद्रोह हुआ। इल्तुतमिश ने अपने 40 वफादार गुलामों की टुकड़ी तैयार की, जिसे कुर्बान-ए-चहलगामी यानी 40 दल कहा गया। इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को इक्ता यानी भूमि का टुकड़ा में बांटकर इक्ता प्रथा का प्रारंभ किया। इल्तुतमिश ने 175 ग्रेन का चांदी का टंका व तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया
तो चांदी का टंका और तांबे का जीतल इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया। टंका व जीतल का जो अनुपात था वह था 1:48। यह दिल्ली का पहला शासक है जिसने केंद्र में शाही सेना रखा। इसने रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना था। इल्तुतमिश का वजीर निजामुद्दीन जुनैदी था। सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। तो इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार को पूरा करवाया गया। दूसरा है दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया। तीसरा है दिल्ली में मदरसा ए मुइज्जी तथा मदरसा ए नासिरिया का निर्माण करवाया। चौथा है अपने पुत्र नासिरुद्दीन के मकबरे सुल्तानगढ़ी का निर्माण, जो कि भारत का प्रथम मकबरा था। अगला है जोधपुर में अतारकिन का दरवाजे का निर्माण करवाया। और छठवां है बदायूं में हवज ए शमसी तालाब तथा शमसी ईदगाह का निर्माण करवाया। अगला जो शासक है वह है रुकनुद्दीन फिरोज शाह और इनका समय है 1236 ईस्वी। तो यह एक अयोग्य शासक था और इसके शासनकाल में शासन पर इसकी माँ तुर्कान शाह का प्रभाव था, जो एक कुचक्री महिला थी। इसके समय कोहराम में एक विद्रोह हुआ जिसका रजिया ने लाभ उठाया और गद्दी पर अधिकार कर लिया। अगला जो शासक है वह है रजिया और इसका शासनकाल है 1236 से 1240 ईस्वी तक। और इसकी एक उपाधि है वह है उमदत उल निस्वा। तो रजिया मध्यकाल की प्रथम मुस्लिम शासकिया है। रजिया के मामले में दिल्ली की जनता ने स्वयं फैसला लिया था। यानी जब रजिया दिल्ली की गद्दी पर बैठी तो जनता के द्वारा यह स्वयं बैठाई गई थी और यह मध्यकाल की पहली मुस्लिम शासकिया है जिसने महिला होकर के गद्दी पर बैठी। रजिया जुम्मे के दिन यानी शुक्रवार के दिन दिल्ली की जामा मस्जिद से लाल वस्त्र पहनकर दिल्ली की जनता से सहयोग मांगा और जनता के सहयोग से शासकिया बनी। यानी जब यह शासकिया बनी तो दिल्ली की जनता के द्वारा ने इसे खुद शासकिया बनाया। वह दरबार में कुनबा यानी कोट तथा कुला यानी टोपी पहनकर आती थी। रजिया के समय पहला विद्रोह 1240 ईस्वी में लाहौर के इक़्तिदार कबीर खान ने किया किंतु असफल रहा। दूसरा विद्रोह 1240 ईस्वी में ही बरन तथा भटिंडा के इक़्तिदार अल्तुनिया ने किया। इधर दिल्ली में बदायूं के इक़्तिदार यदगीन ने रजिया के भाई बहराम शाह को दिल्ली का शासक बना दिया। अतः रजिया ने अल्तुनिया से शादी करके एक बार पुनः दिल्ली पर अधिकार करने का प्रयास किया, किंतु 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को कैथल नामक स्थान पर जब वह दोनों विश्राम कर रहे थे तभी कुछ डाकुओं द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। रजिया ने जलालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखूर यानी असफला का प्रधान पद दिया था। अगला जो शासक है वह है बहराम शाह और उनका शासनकाल है 1240 से 1242 ईस्वी तक। इसके समय नायब ए ममलकात का पद सृजित हुआ जिसे वजीर या राज्य का प्रधान कहा जाता है, जिस पद पर पहली नियुक्ति यदगीन की हुई। यदगीन पहला अमीर था जो घर के सामने हाथी बांधना शुरू कर दिया था। अगला जो शासक है वह है अलाउद्दीन मसूद शाह और इनका शासनकाल है 1242 से 1246 ईस्वी। तो यह रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र था और इसके समय नायब ए ममलकात कुतुबुद्दीन हसन था। नायब ए ममलकात जो था वह कुतुबुद्दीन हसन था। अगला शासक है नासिरुद्दीन महमूद। इनका शासनकाल है 1246 से 1265 ईस्वी तक। यह एक धार्मिक चरित्र का सुल्तान था और इस्लामी टोपी तथा कुरान की नकल बेचकर अपना
जीवन व्यतीत करता था। उसके समय की संपूर्ण शक्ति बलबन के हाथ में थी। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से कर दिया तथा नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को नायब ए ममलकात यानी वजीर का पद दिया तथा उलूग खां की उपाधि दी। 1265 ईस्वी में सुल्तान की मृत्यु हो गई। मिनहाज उस सिराज ने नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली का आदर्श सुल्तान माना। 1253 ईस्वी में नासिरुद्दीन ने रेहान को नायब ए ममलकात बनाया जो कि 1254 ईस्वी तक इस पद पर बना रहा। अगला जो शासक है उसका नाम है गयासुद्दीन बलबन और इनका शासनकाल है 1265 से 1287 ईस्वी तक। तो इनके बचपन का नाम तो जो था वह है बहाउद्दीन। तो यह इलवरी तुर्क था। वह बचपन में ही मंगोलों द्वारा पकड़ा गया तथा उसे बगदाद ले जाकर एक गुलाम के रूप में बेच दिया गया। जलालुद्दीन बसरी ने उसे खरीदकर 1232-33 ईस्वी में दिल्ली लाया, जहां इल्तुतमिश ने उसे खरीद लिया। बलबन के गुलाम जीवन में पदों का विवरण यानी बलबन ने किसके किसके शासनकाल में कौन कौन सा पद धारण किया था। तो जैसे इल्तुतमिश के समय वह खासदार के पद पर था। रजिया के समय अमीर ए शिकार के पद पर था। बहराम शाह के समय अमीर ए आखूर के पद पर था। अलाउद्दीन मसूद शाह के समय वह अमीर ए हाजिब के पद पर था और नासिरुद्दीन महमूद के समय वह नायब ए ममलकात के पद पर था। बलबन 19 वर्ष प्रधानमंत्री बनकर तथा 22 वर्ष सुल्तान बनकर शासन किया। बलबन के पूर्व के सुल्तानों ने सुल्तान की गर्मियों को गिरा दिया था। अतः बलबन ने 2 उपाधियां नियामत ए खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि तथा जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की छाया धारण की। उसने स्वयं को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित एफासियाब वंश से संबंधित बताया। बलबन ने गैर इस्लामी प्रथाओं यानी ईरानी प्रथाओं जैसे सिजदा यानी भूमि पर लेटकर अभिवादन करना तथा पैबोस यानी सुल्तान के चरणों को चूमना की रीतियां प्रारंभ की। उसने अपने दरबार में ईरानी त्यौहार नौरोज मनाना प्रारंभ कर दिया। बलबन ने सुल्तान बनने के बाद चालीसा दल समाप्त कर दिया था। उसने बदायूं के इक़्तिदार मलिक वकबक को कोड़े से पिटवा कर मरवा दिया था। अपने भाई शेर खां को जहर देकर मरवा दिया था। बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है जिसने सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की और जिस पर पहली नियुक्ति इमादुल मुल्क की गई। बलबन की सफलता का उद्देश्य उसके गुप्तचर को कहा जाता है। उसने वृद्ध सैनिकों, बच्चों व स्त्रियों के जागीरों को छीन लिया तथा अपने कोतवाल फखरुद्दीन के कहने पर उनकी जागीरें उन्हें वापस कर दी। दिल्ली का पास स्थित मेवात के मेवाती लोग तथा दोआब के कटेहर के हिंदू राहगीरों व पानी भरने वाली दासियों को लूटते थे तथा स्नान करने वाली महिलाओं के कपड़े लेकर भाग जाते थे। अतः बलबन ने उन सभी का दमन कर दिया। उनका एक बंगाल विजय है। तो बलबन के समय 1279 ईस्वी में बंगाल के शासक तुगरिल खां, जिसे तुगरल बेग भी कहा जाता है, ने विद्रोह कर दिया और सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण की
तथा अपने नाम के सिक्के चलवाए व खुतबे पढ़वाए। अतः बलबन 2 लाख की सेना लेकर अपने पुत्र बुगरा खां के साथ बंगाल पहुंचा और तुगरिल बेग की हत्या कर दी तथा तुगरिल कुश की उपाधि धारण की। बलबन का बड़ा पुत्र शाहजादा मुहम्मद पश्चिमोत्तर प्रांत में मंगोल नेता तिमूर के हाथों 1285-86 ईस्वी में मारा गया। फारसी के प्रसिद्ध विद्वान अमीर खुसरो तथा अमीर हसन बलबन के दरबार में रहते थे। अगला जो शासक हैं कैकुवाद एवं क्यूमर्स, तो इनका जो समय है 1287 से 1290 ईस्वी तक। तो बलबन के बाद उसका पौत्र अथवा बुगरा खां का पुत्र कैकुवाद गद्दी पर बैठा, लेकिन अधिक मद्यपान के कारण उसे लकवा मार दिया और इसकी मृत्यु हो गई। कैकुवाद के बाद उसका अल्पवयस्क पुत्र क्यूमर्स गद्दी पर बैठा और उसके संरक्षक जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या करके एक नए वंश खिलजी वंश की स्थापना की। तो इस प्रकार से गुलाम वंश का ये पार्ट समाप्त होता हुआ। पहला पार्ट अगले पार्ट में आएगा खिलजी वंश। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।